समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। शांति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी राज्य गठन आंदोलनकारी दीनदयाल पांडे डीडी पांडे के नाम से विख्यात कल इस नश्वर देह को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो गए। अभी 59 साल के ही थे, आकस्मिक निधन हुआ। आज निगमबोध घाट में दिल्ली के पतित पावनी यमुना जी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिजन, इष्ट मित्र व आंदोलन के साथी बड़ी संख्या में निगमबोध घाट पर थे। उनकी चिता को मुखाग्नि दिवंगत पांडे जी के सुपुत्र ने दी। उनको अंतिम विदाई देने के लिए राज्य आंदोलन के प्रमुख संगठन जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं देव सिंह रावत, डीडी पांडे के करीबी सहयोगी और राज्य गठन आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर राजेंद्र रतूड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे प्रताप शाही, राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि समाचार पत्रों के वरिष्ठ पत्रकार दाताराम चमोली, उत्तराखंड जागरण के सत्येंद्र रावत और उत्तराखंड क्रांति दल के दिल्ली प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष बिहारी लाल जलंधरी, उत्तराखंड राज्य लोकमंच के पंचम सिंह रावत सहित अनेक आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष के साथी को अंतिम विदाई दी। संसार में जितने आए उनका जाना निश्चित है। यहाँ सवाल केवल डीडी पांडे, दीनदयाल पांडे जी के निधन का नहीं, अब तो सवाल उस जड़ व्यवस्था पे है जो व्यवस्था आम आदमियों के इलाज के लिए तैयार नहीं होती है, जिस व्यवस्था के रहते हुए आम आदमी इलाज के लिए दर दर भटकता है। यहाँ पे मैं सवाल ये नहीं करूँगा कि आंदोलन के तमाम संगठन के लोग अंतिम विदाई देने के लिए क्यों नहीं निगमबोध घाट पे आए, जबकि इसकी सूचना फेसबुक और इत्यादि इंटरनेटी माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार दाताराम चमोली, अनिल पंत, हरपाल रावत और राजेंद्र रतूड़ी ने विभिन्न और उनके तमाम अन्य साथियों ने दे दी थी। यहाँ पर मैं ये भी सवाल नहीं करूँगा कि उत्तराखंड समाज के 2000 से ज़्यादा सामाजिक संगठन
दिल्ली में हैं, वे क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ पे मैं सवाल उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी नहीं करूँगा कि उन्होंने राज्य गठन के ये प्रमुख ध्वजवाहक डी पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य थे, उत्तराखंड सरोकारों के से जुड़े हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपके दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त के कार्यालय से एक अदना सा कर्मचारी भी पुष्पांजलि अर्पित करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं आया। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए उसके सेनानी सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं यहाँ पे ये भी सवाल नहीं करूँगा कि वो तमाम लोग जो राज्य गठन आंदोलन के सेनानियों के रूप में चिन्हितकरण करने के लिए आवाज उठाते हैं, पर वो अपने आंदोलन के साथी को अंतिम विदाई देने के लिए नहीं पहुंचे। मजबूरियां होती है सबकी। अनिल पंत जी पौड़ी में थे, हरपाल रावत जो उत्तराखंड महासभा के हैं वो भी दिल्ली से बाहर थे। बृजमोहन उप्रेती जो उत्तराखंड राज्य लोक मंच के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो भी शायद दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली में थे आंदोलनकारी चिन्हीकरण समिति के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे धीरेन्द्र प्रताप जी, वो भी अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच पाए। जनमोर्चा के साथ ही हो सकता है अपने अलग अलग तमाम की व्यवस्था होती है, परंतु जो पीड़ा मैंने प्रताप सिंह शाही में देखी, शाही जी कुछ दिन पहले महरौली में के चिकित्सालय से लंबे इलाज के बाद अपने घर आए थे, अस्वस्थ हैं। उसके बावजूद सारे साथी रतूड़ी जी से लेकर तमाम साथी उनको मना कर रहे थे, आप मत आइए वहाँ, परंतु वो उनका दिल नहीं माना, क्योंकि जनसंघर्ष वाहिनी के दिनों, शुरुआती दिनों में डी पांडे उन्हीं के साथ आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो अपने आंदोलन के साथी को, अपने स्वास्थ्य को, दर की तमाम समस्याओं को दरकिनारे करके उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा। स्वास्थ्य तो मेरा भी ठीक नहीं था, पर मुझे आत्मबोध हुआ। वही बात राजेंद्र रतूड़ी जी को उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि डी पांडे आपके साथ इतने समय तक रहे, आपको उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। वो पीड़ा समझते थे आंदोलनकारियों की स्वयं। वो 2 अक्टूबर 94 में लाल किले रैली में पुलिस दमन के शिकार रहे। उन्होंने आंदोलनकारियों को करीब से देखा, उनके घर में भी जमघट होती। हमारे शिकायत ये इसमें ये नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं गया। शिकायत उस सरकार से है, उस व्यवस्था से है जो आंदोलन के लिए समर्पित, जिस आंदोलनकारी साथी ने उत्तराखंड के सरोकारों के लिए राज्य गठन से कई 2 दशक पहले कोटखरा मूवमेंट से लेकर उस उधम सिंह नगर में प्रदीप टमटा जो वर्तमान पूर्व सांसद रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनके साथ जिनको पुलिसिया दमन सहना पड़ा। मुझे याद है डी पांडे जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शुरुआती दिनों में, जब उत्तराखंड पत्रकार संगठन ने
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस विषय पर एक चर्चा रखी। उसमें तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी अपना पक्ष रख रहे थे। किस प्रकार से आंदोलन के उत्तराखंड के मूल्यों के लिए समर्पित डीडी पांडे, राजन शाह और अन्य हम सब साथियों ने आवाज उठा के उस आवाज को एक बुलंद दिया था, जनता की आवाज को। डीडी पांडे का वो प्रखर रूप देश के सभी समाचार पत्रों की प्रथम पृष्ठ का मैच प्रकाशित हुआ था। अगले दिन जंतर मंतर में 2 अक्टूबर की रैली को मुझे भी मालूम है। डीडी पांडे हमें लाल किले के मैदान में मिले। मैं साक्षी रहा उस दिन का। उनका समर्पण साक्षी रहा। भले ही वो वैचारिक रूप से कई विचारों में हमसे भिन्नता थी, परंतु उनका समर्पण उत्तराखंड समाज के मान सम्मान और हितों की सुरक्षा के लिए रहता था। पिछले ही हफ्ते जिस प्रकार से उन्होंने प्रताप शाही की उपेक्षा और बदहाली उनके महरौली चिकित्सालय में करने के लिए धीरेन्द्र प्रताप जी पर निशाना साधा कि अभी तक 25 साल तक उत्तराखंड के लिए समर्पित आंदोलनकारी जो जेलों में रहे, जिन्होंने समर्पण करके आंदोलन किया, जिनके उत्तराखंड के राज्य गठन के भारत के इतिहास में जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन करने वालों की उपेक्षा, जिन्होंने भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। सबसे लंबा आंदोलन, जीवंत आंदोलन, जिसने देश की राजधानी को निरंतर 6 साल तक आंदोलित रहा। आंदोलन दिल्ली में अनेक संगठनों ने किया, पर उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति के सदस्य, जो जनसंघर्ष वाहिनी और उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य के रूप में डीडी पांडे इसमें जुड़े, प्रताप शाही जुड़े, सुरेश नोटियाल जुड़े, राजेंद्र रतूड़ी जुड़े, ये तमाम साथी जुड़े, खिमानंद खुलवे से लेकर बिष्ट जी जुड़े, ये तमाम साथी जुड़े। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा में जन मोर्चा के लोग, जगदीश नेगी से लेकर तमाम लोग साथी जुड़े। उसके बाद बहादुर राम टमटा जी अपने संगठन की तरफ से अलग ही रैली निकाल लेते। उत्तराखंड राज्य लोक मंच के लोग मजबूती से लड़ रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। उत्तराखंड महासभा हरपाल रावत भी अपनी उपस्थिति मजबूती से वो रख रहे थे साथियों के साथ। उत्तराखंड के आंदोलन ने दिल्ली में एक नई पहचान आंदोलन में हो गया। दिल्ली की राजधानी, जिसे देखकर आंसू के अध्यक्ष उस समय जगदीश सोलोमन और जंतर मंतर पे धरना दे। उन्होंने कहा, इतनी जनसंख्या अगर आसाम की दिल्ली में होती तो मैंने आसाम में बंद करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में एक दिन में कई दर्जन कार्यक्रम है। अब वो सब डीडी पांडे जैसे हमारी उत्साही साथी, समर्पित साथियों की वजह से, भले ही समय के अनुसार वो जंतर मंतर से लगे, परंतु उनकी भावना उत्तराखंड से जुड़ी रही। हम नमन करते हैं हमारे कई साथी, सुरेश नोटियाल से लेकर दिनेश बिष्ट से लेकर अवतार रावत, कुशाल सिंह बिष्ट, राजेंद्र शाह, ये आदि अपनी विवशता के कारण यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, परंतु सबका समर्पण उनके लिए था। पर सवाल ये है कि जिस ढंग से उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के इस पुरोधा उपेक्षा उत्तराखंड की सरकारों ने 25 साल में, लानत है ऐसी सरकारों पे जो अपने लिए समर्पित आंदोलनकारियों को सामान्य से रूप से चिन्हित नहीं कर पाए, सूचीबद्ध नहीं कर पाए।
इतनी बेशर्म सरकारें ने, खुद मुख्यमंत्री अपने लिए कर रहे हैं और जो समर्पित आंदोलन कर रहे हैं उनकी पूछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे नियम बना दिए कि आंदोलनकारियों को जेल और पुलिस थानों और हॉस्पिटलों और अखबार नसीबों के यहाँ चक्कर काट कर अपमानित होना पड़ा। और जो दस्तावेज भेजे गए दिल्ली से उत्तराखंड के उप जिलाधिकारी द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई न करना। कई मुख्यमंत्रियों से शिष्टमंडल मिला, क्या करें, इनको न उत्तराखंड की लगी है। भले ही हमने मुख्यमंत्री जिस समय विजय बहुगुणा थे, उन्होंने आंदोलनकारियों की एक बैठक बुलाई थी, हमने साफ कहा था कि हमें उत्तराखंड में प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया जाए उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर, परंतु आप उन भावनाओं को साकार करें, उन मांग को कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने, उत्तराखंड में भू कानून हो, मूल निवास हो, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन पर रुकावट, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, प्राथमिकता मिले, उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा मिले, उत्तराखंड के हक हकूकों जो जिन पे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने कुंडली मार के बैठे, वो हक हमें उत्तराखंड। और उत्तराखंड एक आदर्श राज्य हिमाचल की तरह बने, उत्तराखंड में भूमाफिया और अपराधियों का अभ्यारण्य न बने, उत्तराखंड देवभूमि की तरह यहाँ आदर्श और भारतीय लोकतंत्र के एक आदर्श बने। इसके लिए हमने कहा ये साकार कर दीजिए, हमें उत्तराखंड में चाहे ब्लैक लिस्टेड कर दिए कि नहीं आना, हम नहीं आएंगे। यही सवाल हमने तिवारी जी से लेकर, कोश्यारी से लेकर, निशंक से लेकर, हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र रावत तक की, परंतु हमने जब देखा सत्ता के नशे में ये लोग कोई उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार अवश्य दो बार पुष्कर सिंह धामी से मिले थे और हमने कहा धामी जी, हमें बड़ी निराशा हुई, हमें बड़ी आशा थी कि तुम जैसे नौजवान उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करेंगे, परंतु आप 2 बार मैं खुद कह चुका हूं, आप वो छोटी सी अदने से आंदोलनकारियों के चिन्ह का काम नहीं कर पाए, तो और क्या करोगे। हो रहा है पर अभी तक नहीं हुआ। कई साथी चले गए, जगमोहन सिंह रावत से लेकर कई हमारे समर्पित साथी, सूरवीर सिंह नेगी से लेकर डीडी पांडे चले गए, प्रताप साहिब अस्वस्थ हैं, आपने चिन्हीकरण नहीं कर पाए, आंदोलन की जनभावनाओं को साकार नहीं कर पाए, सुशासन देना तो दूर, वहां पे अपराधियों और उत्तराखंड विरोधी, भारत विरोधी घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। किस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण से लेकर देहरादून में अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, उसको विधानसभा द्वारा, मैं सरकारों द्वारा अपने वोट उसके लिए संरक्षण दिया। सवाल यहाँ पे ये भी है कि डीडी पांडे जैसे व्यक्ति को, जो इस मंगलवार को अस्वस्थ हो गए रात को, जब उनके घर वाले उनको द्वारिका की कहीं एक निजी अस्पताल में ले गए, वहाँ एक अस्पताल में ले गए, अस्पताल तो ईमानदार था, उन्होंने कहा हमारे पास इस इलाज के लिए उपकरण नहीं है आप सरकारी। उसके बाद वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये बताया गया हमारे पास बेड नहीं है। एक आदमी अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित रहे, उसके लिए इलाज। वो भाजपा दिल्ली में, उत्तम नगर में भाजपा में के नावदा मंडल के महासचिव हैं, उनके लिए इलाज के लिए कहीं भले ही घर वाले संपर्क नहीं कर पाए होंगे, परंतु स्थिति यह है। उसके बाद जीटीबी नगर अस्पताल में उनके किसी परिचित के कारण वहाँ पे भर्ती किया गया, इलाज किया गया। दुख है कि वो बचा नहीं।
परंतु इन घंटों तक एक व्यक्ति, आम आदमी इन दर दर भटकता रहा, तड़पता रहा होगा, किस वेदना से उसके परिजनों को बीती होगी। कोई चिकित्सालय इलाज करने के ऐसा नियम क्यों नहीं हो कि यहाँ पे लाए हुए व्यक्ति का हर इलाज करना चिकित्सालय का दायित्व है। आखिर आम आदमी कहां तड़पता रहेगा? ये सवाल केंद्र में दिल्ली, देश की राजधानी का है। जब भारतीय जनता पार्टी के यहां मंडल महासचिव को इस प्रकार की त्रासदी का झेलना पड़ा, आम आदमियों को क्या हाल होता होगा। यहाँ के चिकित्सालय, विद्यालय, सरकार के आम कार्यालय आम आदमी की सुनवाई के लिए तैयार नहीं। किसी को न्यायपालिका से न्याय मिलेगा इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। किसी को सरकारी अस्पतालों में इस समय दुख के समय इलाज मिलेगा उसको आशा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो चिकित्सालय के नाम पे मरे हुए आदमियों का बिल लेने के लिए झटकता है। कसाई खाने बन चुका है, उसका कौन जवाब दे। भले ही केंद्र सरकार कितने ही दावे करे कि आरोग्य योजना, ये योजना, वो योजना, निःशुल्क योजना, पर हकीकत ये है आम आदमी को कहीं कौन सुनाई करे। ये प्रश्न उठे हैं और इन प्रश्नों का जवाब मूक कैसे रहे। दीन डीडी पांडे आम परिवार, उनके पास मोहन गार्डन में, उत्तम नगर मोहन गार्डन में अपना एक मकान था छोटा, वो भी उन्होंने बेच दिया। उनकी स्थिति, उनका एक बेटा है, बेटियों की शादी हो गई, बेटा भी कहीं पे भी निजी नौकरी कर रहा, कैसे जीवन चलेगा? ये सवाल है। न सरकार अपने समर्पित लोगों के लिए ध्यान देती है, न समाज देता है, न व्यवस्था इस प्रकार से है कि उसको बुरे वक्त में साथ मिले। कौन सुनेगा आवाज? सामाजिक संस्थाएं तो केवल पैसे वालों की आरती उतारने के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित लोगों की उपेक्षा होती है। उस उपेक्षा का शिकार डीडी पांडे सहित हम सब आंदोलनकारी हैं। एक सवाल है, ये सवाल उठाना मैंने अपना फर्ज समझा कि आखिर 25 साल तक आंदोलनकारियों को, सामान्य समर्पित आंदोलनकारियों को चिन्हित करने में उत्तराखंड की सरकारें विफल क्यों रही? क्यों दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के अस्पताल एक आम आदमी को इलाज समय पर न दे सक पाए? ये सवाल है। इन सवालों का उत्तर खुद समाज को ढूंढना है, व्यवस्था को ढूंढना है और खुद को ढूंढना। जय हिंद। मैं अपने साथी का पावन स्मृति को नमन करते हुए उन भगवान श्री कृष्ण से अपने श्री चरणों में उन्हें परम शांति देने की मांग करता हूँ। ओम।